दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली से यह खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज खादी की खरीदारी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लोगों से अपील भी की, स्वदेशी वस्तुओं से जुड़े देशवासी। खादी हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इसमें हमें देश के अंदर बनी वस्तुओं के उपयोग का प्रण लेना चाहिए। देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात यहां पर की गई। अमित शाह की तरफ से पीएम की अपील के बाद गृह मंत्री ने खादी की खरीदारी की। 12 मार्च से 15 अगस्त 2022 तक चलेगा अमृत महोत्सव। गृह मंत्री शाह ने ट्वीट कर लोगों से अपील की, खादी को खरीदा जाए, हमें देश में बनी वस्तुओं के उपयोग का प्रण लेना चाहिए, अमित शाह की तरफ से कहा गया। हाल ही में उत्तराखंड में हुई त्रासदी और बेरोजगारी को लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टड्डा से न्यूज वन इंडिया संवाददाता कमल किशोर ने खास बातचीत की। सर नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया में। मैं न्यूज वन इंडिया को भी और तमाम दर्शकों को भी अपना प्रणाम करता हूँ। आपका धन्यवाद। सर सबसे पहले मेरा सवाल है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है आजकल और जो आपदाएं वहाँ पर त्रासदी आती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है, तो इस तरीके का वहाँ पर घटनाएं आम है, लेकिन जो अभी पीछे जो त्रासदी आई थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर आपने सही उठाया ये सवाल है कि उत्तराखंड राज्य सभी जानते हैं कि आपदाओं से प्रोन है। 2013 में और उससे पहले भी हर साल 12-11 में विभिन्न अंचलों में वहाँ के आपदाओं का शिकार हुई है। 13 की आपदा के बाद फिर आपने देखा होगा कि अभी लेटेस्ट जो रेणी में आपदा आई, वो बहुत ही बड़ी आपदा थी। 204 लोग जमीन दोज हो गए, जिसमें 150 के लोगों को के सौ को तो हम बराबर भी नहीं कर पाए। मूल प्रश्न है, क्या ये आपदाएं नेचुरल हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, या इनमें मानव इंटरफेरेंस उसका भी कोई रोल है? दुनिया में जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका भी कोई रोल है? और सबसे बड़ी चीज़ है, सरकारी नीतियों का भी कई बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि अभी जो लेटेस्ट आपदा आई है, ना बरसात थी, ना कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ था सामने से, दिन की दोपहरी में एक बड़ी आपदा आई। उसको हम दो तरह से देखेंगे। रेडी में आज से 50 साल पहले 1973-74 में बड़ा भारी आंदोलन होता है वहाँ के लोगों की तरह वन बचाओ का। जी प्रदीप जी, अब शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहाड़ी इलाका है जो, और जो शिक्षा है, क्योंकि हमारी दिल्ली राजधानी के अंदर तो यह है कि नज़दीक स्कूल होते हैं, तुरंत बच्चे चले जाते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में कई किलोमीटर तक दूर दूर जाना पड़ता है। तो स्कूलों को लेकर और शिक्षा को लेकर क्या प्रमाण है वापस? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा शिक्षा पर और विशेष ग्रामीण शिक्षा पर, गरीब की शिक्षा पर ध्यान दिया। ये कांग्रेस पार्टी है, जब केंद्र में आई थी स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव जी के ज़माने में, हमने जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों में एक गुणवत्ता शिक्षा के संस्थानों की बुनियाद डाली थी। आज सबसे ज़्यादा बच्चे केंद्रीय सेवाओं में जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालयों के निकल रहे हैं। उसको हमने हर जिले में स्थापित किया। दूसरी तरह हमारी जब सरकार बनी, तिवाड़ी जी ने उन्हें उसी जवाहर नवोदय विद्यालय के साथ साथ उन्होंने कहा कि एक जिले में एक विद्यालय पर्याप्त नहीं है, हमने राजीव नवोदय विद्यालयों की स्थापना दे रहे, फिर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अच्छे विद्यालय। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मेयर निर्मल जैन ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर काम करने के लिए 7 आधुनिक जेसीबी मशीन का उद्घाटन किया। साथ ही 4 छोटी मशीन भी दी हैं, जो नगर निगम के दोनों शाहदरा साउथ और सदर नॉर्थ जोन के अंदर काम के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। मेयर निर्मल जैन ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर नारियल तोड़ते हुए इन मशीनों का उद्घाटन किया। निर्मल जैन ने बताया कि आधुनिक जेसीबी मशीन जो कि हर तरह के मौसम में काम करेंगी, उसी कीमत पर एक जेसीबी मशीन को 45 लाख रुपए हैं। इनके आने से लैंडफिल साइट पर काम में किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर लैंडस्लाइड पे, जहां पर लगातार कूड़े को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के लेकर आज हम निर्मल जैन ईस्ट दिल्ली मेयर से बात करने के लिए मौजूद हैं। जानते हैं क्या है आज का ये पूरा। सर, आज ये जो मशीनों का उद्घाटन किया गया है, क्या है? देखिए, ये आज हमने 7 एग्जीक्यूटर, बड़े एग्जीक्यूटर आपके सामने हैं, जो हमारे को अर्बन डेवलप मिनिस्ट्री से आदरणीय हमारे
प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर हमारे को यूडीएफ मिनिस्ट्री से हमें मिले हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने कैबिनेट मिनिस्टर सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का, जिनके आशीर्वाद से हमें ये 7 आज हमें यूडीएफ के अंदर ये 45 लाख रुपए की एक मशीन पड़ी है। 4 हमारे को छोटी मशीनें एग्जीक्यूटर ये हमारे को मिले हैं। ये 7 मशीनें एसएलएफ साइट पे काम करेंगी, जो हमारे कूड़े को का जो डिस्पोज हम करते हैं, जो कूड़े को प्रोसेस करते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा हमारा रोल प्ले करेंगे। और इसके लिए कोई हमें अलग से संसाधन जुटाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास ऑलरेडी स्टाफ और हमारे पास जो संसाधन है उसके अंदर हम इसको काम करेंगे। तो वहीं लगातार गौतम गंभीर जी भी और ध्यान दे रहे थे, वो भी सर लगातार कूड़े के ढेर को कम करने की बातें कह रहे थे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का मामला जारी था सर, उस पर देखिए ऐसा है, कूड़ा तो हमारा निश्चित रूप से कम हो रहा है। हमारे पास कूड़ा डेली 2500-2600 टन कूड़ा जनरेट होता है और हम डेली 3000 टन से ज़्यादा तो हम 20 ट्रॉमल मशीनों से ही कम कर रहे हैं। तो ये तो एक निश्चित बात है कि पहले से कूड़ा कम हो रहा है, लेकिन कूड़े की जिस रफ्तार से कम होना चाहिए था वो अभी नहीं हो रहा है। इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है, बहुत लंबे प्रयास की ज़रूरत है। और वो सबसे बड़ी बात मैंने अभी पहले भी कही है कि जो दिल्ली की सरकार है वो इसके अंदर अपनी किंग करते हुए मूड होकर के आंखें मूंद करके बैठी है। केवल आरोप प्रत्यारोप या विज्ञापन के अलावा उनको पास नहीं, तो इस काम के लिए तो उन्हें अलग से राशि देनी चाहिए। उनको चाहिए दिल्ली सरकार को कि अलग से इसके लिए हमारे को राशि का आवंटन करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने अभी हमारे को जो ये 2021-22 का जो बजट पेश किया है, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया साहब जो दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने उल्टा हमारी जो बजट राशि थी वो घटा दी। हमारी जो दिल्ली सरकार को जो तीनों कॉरपोरेशन को देनी चाहिए थी उसमें टोटल राशि घटा दी और हमारे ईडीएमसी की भी राशि घटा दी। ईडीएमसी पे पहले ही आर्थिक रूप से कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, अब और कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। इसके लिए देखो क्या होता है आगे। जैसे हमारे साथ निर्मल जैन ईस्ट दिल्ली मेयर, जिन्होंने बताया कि कूड़े के निस्तारण को घटाने के लिए किस तरीके से केंद्र सरकार से वो मशीनों के लिए पैसा लेके और मशीनों का जो उद्घाटन किया गया है। मैं न्यूज़ इंडिया के लिए रवि कुमार, दिल्ली। तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना युद्ध की मदद की है। आपको बता दें कि स्वर्गीय राकेश जैन ने के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि दी है। राकेश जैन हिंदूराव अस्पताल में लैब टेक्नीशियन थे, आखिरी दम तक लोगों की सेवा करते थे। इस राशि से उनके परिवार को थोड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार उनके बेटे को नौकरी भी देगी, सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना महामारी के दौरान बेहतर काम करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के 80 कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित किया। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, उपसभापति राखी बिरलान और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने सभी कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को उनके त्याग के लिए उनकी प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद किया। सत्येंद्र जैन ने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा बनाए गए देश के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में अब तक 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। केजरीवाल सरकार ने देश भर में सबसे पहले दिल्ली के अंदर कोविड-19 मरीजों के घर पर ही बेहतर देखभाल के लिए होम आइसोलेशन पद्धति शुरू की है। केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू किए गए होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराई गई। मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के में लगने वाले लंबे समय को भी कम किया गया। दिल्ली सरकार ने इसे प्राथमिकता लेते हुए समस्या के समाधान के लिए 10 मिनट के अंदर मरीजों को अस्पताल में प्रवेश करने की सुविधा मुहैया कराई है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड योद्धाओं को सम्मानित किया। ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स के त्याग को सलाम करते नजर आए सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली। उनकी तरफ से सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित किया गया। तो
तो दिल्ली के द्वारका बार एसोसिएशन, नई दिल्ली बार एसोसिएशन और दिल्ली बार एसोसिएशन के कई वकीलों ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर तीनों बार एसोसिएशन के वकीलों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट संजीव नासिर ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने वकीलों के लिए इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने और चैम्बर में सस्ती बिजली मुहैया कराने समेत कई कार्य किए हैं। इनके शामिल होने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी परिवार और मजबूत होगा। आम आदमी पार्टी में द्वारका बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दिनेश मुदगिल, पूर्व सेक्रेटरी रवनीश राणा, नई दिल्ली बार एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी सुनील चौधरी, दिल्ली बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट निखिल भारद्वाज, द्वारका बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट राजेश कौशिक, इन सभी ने समर्थकों के साथ सदस्यता ग्रहण की है। तो सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ली है। 3 बार एसोसिएशन के वकील आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ली गई है। दिल्ली के आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र के कोली कैंप में स्थित शौचालय में एक संस्था के द्वारा महिलाओं के लिए नैपकिन पैड मशीन लगाई गई है, जिसका उद्घाटन आरकेपुरम से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रमिला टोकस के द्वारा किया गया। इस दौरान प्रमिला टोकस ने बताया कि महिलाओं को जब इसकी जरूरत होती है तो अभाव के कारण कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि उन्हें कई समस्याएं होती हैं। इसी के मद्देनजर इस कैंप में ये सैनिटरी पैड मशीन लगाई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को हाउस में भी उठाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस तरीके से नैपकिन पैड मशीन विधानसभा क्षेत्र के 6 स्थानों पर लगाई गई है। इस मशीन को लगवाने वाले अभिषेक जैन ने बताया कि औरतों को हर रोज सैनिटरी नैपकिन पैड की जरूरत नहीं होती, वो कुछ दिन होता है जब उनको इसकी जरूरत होती है। ये है फ्री सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन। दरअसल हम यहाँ पे कैंप रेन बसेरा में और काफ़ी कैंपों में, क्लस्टरों में जाते रहे हैं और हमने देखा है काफ़ी लोग क्या करते हैं, सैनिटरी पैड्स बांट देंगे। हमने भी कहीं ना कहीं शुरुआत उससे की थी, पर औरतों को हर रोज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उनको ज़रूरत होती है और किसी दिन कोई आके बांट दे, ज़रूरी नहीं है हर औरत को उस दिन ज़रूरत हो। इसलिए हमने इसका एक हल निकाला और हमने ये सोचा कि क्यों ना एक फ्री सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन लगा दिया जाए महिला की साइड शौचालय में। इससे क्या होगा कि महिलाओं को जब जब ज़रूरत होगी वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ फ़ायदा इसका कि जागरूकता फैलेगी। जब वो देखेंगे यहाँ पे तो वो अपने आप समझेंगे भी और अपनी बच्चियों को भी यही चीज़ समझाएंगे और साथ में उनको कहीं आने जाने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा और पुरुषों से शर्माने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फिर यहीं पे आके लेके जा सकते हैं। उनको कोई पुरुषों को पता हो ना पता हो, उनका काम हो जाएगा। कई एमसीडी ने कई जगह सैनिटरी पैड मशीन लगाई है शौचालय में और उसको डिस्पोज करने के लिए भी मशीन लगाई है। हाँ जी। तो क्या आप लोग इसके लिए भी सोच रहे हैं कि डिस्पोज करने की मशीन लगाने के लिए भी सोच रहे हैं? इंसिनेटर्स उसे कहते हैं जो डिस्पोज करने की मशीन होती है, मुझे पता है। दरअसल अभी हाल ही में 2-3 जगहों पे जहाँ पे एमसीडी ने लगाए हैं इंसिनेटर्स, वहाँ पे 2-3 घटनाएं भी घटी हैं और मशीन वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसीलिए हम उसके ऊपर भी सोच विचार करेंगे। ये आज उद्घाटन सैनिटरी पैड का उद्घाटन है। यहाँ पे मशीन लगाई है। जो हमारी महिलाएं हैं जो आर्थिक तौर पे जो पैसों के अभाव में जो अभी भी आज के ज़माने में भी जो कपड़ा यूज करती हैं, जो हमारे क्लस्टर हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, खासकर मैं उन्हीं की बात, ये मैंने मुद्दा भी उठाया था अपने हाउस में कि हमारी महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जो नैपकिन का खर्चा ना उठा के वो कपड़े को यूज करती है। और जब हम इस महामारी में कपड़े का यूज करते हैं तो उससे काफ़ी बीमारी होती हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कपड़ा जो यूज करते हैं उसको धो के भी दोबारा यूज करते हैं। बड़े दुखद मुझे लगता है कि मैं महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ उनकी पीड़ा। तो हमने ये आज सैनिटरी मशीन लगाई यहाँ पे कि जो कोई भी मेरी माताएं बहनें कपड़े का यूज ना करे, नैपकिन का यूज करे। खबर मंगोलपुरी से है। एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घर के क्लेश से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि मामले की कार्रवाई कर जांच में जुटी है पुलिस। 26 साल के नवीन ने कुछ समय पहले ही शादी की थी। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित आई ब्लॉक में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप का माहौल बन गया जब एक युवक ने आत्महत्या की खबर आसपास के लोगों को मिली। दरअसल जानकारी के मुताबिक मंगोलपुरी आई ब्लॉक में गृह क्लेश से परेशान होकर एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों की माने तो करीब 26 साल के नवीन ने कुछ समय पहले ही प्रेम विवाह किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही पति पत्नी में आपस में विवाद शुरू हो गया। मृतक नवीन के पिता वेद प्रकाश की माने तो पति पत्नी का अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। मेरा नाम वेद प्रकाश। क्या मामला हुआ है, कैसे कब आपको पता चला? मामला ये हुआ, ये इन्हें लव मैरिज करी थी। कम से कम
2 साल होने जा रही है। एक बच्चा हुआ 12 नवंबर को, 4-5 महीने का, 5वें महीने का हो गया। अब इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो ये रहते किराए पे, नाम शादी में शामिल हुए, ना हमें कहीं बुलाया, ना कुछ करा। जो भी करा इसकी माँ ने करा कि आज ही लोग शादी करते थे इसकी बच्चा होने के बाद, ना हमें बुलाया ना कुछ नहीं। क्वार्टर भी उसने दिलाया। अब वहाँ मियाँ बीवी में कहेंगी लड़ाई हुई, क्या हुई, तो परसों क्या कहते तू तो मैं हुई। उसके बाद ये घर चले गए। मेरा नाम वेद प्रकाश। क्या मामला हुआ है, कैसे कब आपको पता चला? मामला ये हुआ, ये इन्हें लव मैरिज करी थी कम से कम। तो जाफराबाद से खबर, जहां पर चौहान बांगर इलाके के अंदर युवक को गोली मारी गई है। 20 साल के युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर है। गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। युवक को कुछ लोग घर में धमकी देकर गए थे। परिजनों की तरफ से ये जानकारी दी गई है। पता नहीं, 3-4 लड़के आए थे दोपहर, धमकी दे के गए थे और अब ये मगरिब के बाद ये हादसा हो गया। कितनी गोलियां मारी हैं, कौन है वो आपका? 5 गोली बता रहा, भतीजा है हमारा। तो कहाँ का ये वारदात है, कहाँ ये गोली मारी है इसको? 14/1 उजाला स्वीट वाली गली। तो कैसे देखते हैं दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, किस तरह से देखते हैं कानून व्यवस्था? अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, बुरा हाल है इस टाइम। तो राजधानी दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला एक बार फिर गोली की आवाज से गूंज उठा। लगातार दूसरे दिन भी अज्ञात बदमाशों ने थाना जाफराबाद इलाके में ब्रह्मपुरी रोड पर एक दूध कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त पीड़ित मनोज दूध कारोबारी अपनी मदर डेयरी पर बैठा हुआ था। तभी अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तो जाफराबाद से खबर है, जहां पर पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। दूध कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मारी गई थी। जाफराबाद से खबर, तो दूध कारोबारी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अपराधियों की जांच पड़ताल की जा रही है। सुबह 5 से 11 में, और जो है दिन में 11 से लेके 5 भाई, फिर हम दोनों शाम को जाते हैं। रात को 9 बजे दोनों फिर एक साथ घर चले जाते हैं काम निपटा के। ना हमारी कोई किससे लड़ाई है, ना ये हमारा कोई। क्या हुआ है दुकान? हमारे को घर पे फोन आया था कि भाई के गोली लग गई है, तो हम सबके सब हॉस्पिटल आए हैं और हॉस्पिटल उनको पड़ोसी लेकर के आए हैं यहाँ पे। कितनी गोली सर? कुछ मारी? एक गोली लगी है गाल पे और बाकी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। और बाकी उनके जो है बाद में पता लगेगी कि अब हुआ क्या, कैसे क्या, जो उनको थोड़ा होश आ जाएगा। वारदात हुई, हमारे पास फोन आया कि भाई को गोली मार दी है। अब हम भाग के यहाँ पे ले गए। कैसी हालत है, क्या बता रहे हैं? अब हालत तो वो बताएंगे डॉक्टर क्या हालत है। हालत गंभीर बनी हुई है जी, हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात। तो वहीं साउथ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के सरिता विहार थाने की पुलिस टीम ने विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर देश लौटे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान 35 साल के मनोहर सिंह के रूप में हुई है। आरोप है कि इसने FMGE की परीक्षा में अपनी जगह एक अन्य युवक को परीक्षा देने के लिए बिठाया था। डीसीपी RP मीणा ने बताया कि सरिता विहार पुलिस टीम ने एक आरोपी की डिग्री, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने मनोहर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया। सरिता विहार का यह मामला है और अपने नाम पर अन्य को परीक्षा दिलाने का आरोप यहां लगा है। सरिता विहार से यह खबर है, FMGE मेडिकल परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सरिता विहार का मामला। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।